हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 19th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर नंबर 18 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, इवन सेमीकंडक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, राइट। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। जो फॉरबिडन गैप होता है या फॉरबिडन बैंड होता है, वो एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी में कभी भी जंप नहीं कर पाते। बट इंसुलेटर्स में भी एक स्पेशल कैटेगरीज आती है जिनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। उसमें तो आप लोग को फिजिक्स में तो पूरा टॉपिक ही है इसके ऊपर, बराबर है। बट हम लोगों को इसमें एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग को जरूर कवर करना है, बिकॉज हमारे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में उसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली नथिंग बट इंसुलेटर्स ही होते हैं, बट स्पेशल कंडीशंस के अंदर वो लोग कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर्स देखे हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि एयर में से अगर हम लोग बात करें कोई भी एयर, तो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर है। बट उसमें भी अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, तो एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव किया जा सकता है एंड इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट दैट इज अंडर स्पेशल कंडीशन, वही हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट दे आर इंसुलेटर्स which have no free electrons for the conduction of electricity because electrons are tightly bound to the nuclei। न्यूक्लियर से इतना टाइटली बाउंड है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। बट ऐसे सब्सटेंसेस को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, तो कैसा, एक होगा पॉजिटिव पोल और एक होगा नेगेटिव पोल। तो उस सब्सटेंस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, राइट ना, भले वो न्यूक्लियर से टाइटली बाउंड है, बट वो पोलराइज होना चालू हो जाएगा। सब पोलराइज इन द सेंस कैसे, समझा नहीं। इमेजिन करो बेटा, दो फ्रेंड्स है, ठीक है ना, एक्स और वाई। उनके बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, उनकी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर समझो वाई की लाइफ में कोई आ गया, ठीक है ना, और वो वाई क्या कर रहा है बच्चों, उस एक्स के साथ उसकी बॉन्डिंग को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। तो कहने से द वाई जो होगा वो किसकी तरफ पोलराइज हो गया, जो उसकी लाइफ में नया आया है, ठीक है ना। और एक्स के साथ में उसकी बॉन्डिंग धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम। भले बॉन्डिंग टूटी नहीं, लेकिन थोड़ा सा पोलराइजेशन चालू हो गया। मतलब वहां पे अभी ध्यान कम है, यहाँ पे ज्यादा ध्यान है। तो उस तरीके से बेटा यहाँ पे भी हो सकता है, बॉन्ड पूरा नहीं टूट रहा है बट पोलराइजेशन हो रहा है। तो पोलराइजेशन मतलब डेल नेगेटिव बनेगा, डेल पॉजिटिव बनेगा, इसका मतलब डाइपोल क्रिएट हो गया। और ऐसे क्रिस्टल्स के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आती है, जैसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी है, फेरो इलेक्ट्रिसिटी है, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली बच्चों, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ही ये प्रॉपर्टीज आती है। तो लेट अस स्टार्ट विद in dielectrics. Dielectrics are nothing but they are insulator, they are insulators which have no free electrons for conduction, they have no free electrons for conduction। इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं बेटा इसमें कंडक्शन के लिए। बट अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड is applied sorry, an electric field is applied, polarization will occur, polarization will occur। polarization मतलब एक जगह पे डेल पॉजिटिव, एक जगह पे डेल नेगेटिव आना चालू हो जाएगा। polarization will occur and dipoles are formed, and dipoles are formed, डायपोल फॉर्म होना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। these dipoles और these crystals develop some special properties। स्पेशल क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज, वही हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सर ये पोलराइजेशन कैसे हुआ, नहीं समझा। समझो बेटा, मेरे पास में मैंने अगर समझो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल दे दो, बस हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, तो एक ये समझो प्लेट है, इसको मैंने समझो
नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये बेटा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो कैन वी से दैट ये पूरा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं देखूं तो ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पार्ट रखता हूँ, समझो समझो ये वाला पार्ट रखा, ठीक है, ये कोई भी पार्ट ऐसा इंसुलेटर है, राइट, तो इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है वो अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करना चालू कर देगा, पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है ना, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो कहना है इस इंसुलेटर के अंदर इस साइड में डेल नेगेटिव चार्ज बन रहा है और इस साइड में क्या हो रहा है, डेल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो कहना है दिस इज नाउ व्हाट, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। पहले कैसा था, रैंडमली प्लेस था, ठीक है, अभी क्या हो गया, पोलराइज हो गया। अभी इसमें क्या क्रिएट हो गया बच्चों, डायपोल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, डायपोल। तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो अभी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, बराबर ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीजो? पीजो का मतलब होता है बेटा प्रेशर, पायरो का मतलब होता है हीट, ठीक है ना। ऐसे क्रिस्टल्स या ऐसे क्रिस्टल जिसमें मतलब ये डायपोल्स वाले क्रिस्टल्स जिसके ऊपर अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करें, मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब प्रेशर अप्लाई करें, जैसे अभी ये समझो ये रिमोट है एसी का, ठीक है ना, इसके ऊपर समझो ये तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाए ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस। क्यों? क्योंकि डायपोल्स बन गया। सो ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन अगर इसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर या स्ट्रेस अप्लाई करो, पीजो मतलब प्रेशर होता है, और उस वजह से ये अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे तो बेटा ऐसे वाले क्रिस्टल्स को पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलेंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। सो when mechanical stress is applied, basically that is nothing but pressure. When mechanical stress is applied, the crystals conducts, इसका मतलब एकदम मेटल जैसा नहीं हो जाएगा बेटा, थोड़ा बहुत उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। The crystal conducts electricity due to displacement of ions. Due to the displacement of क्या बच्चों, ions, बराबर है, due to the displacement of ions, right? So ऐसे crystals को, these crystals are called as piezoelectric crystal because pressure अप्लाई करने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो पीजो मतलब प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक, piezoelectric crystals, and the electricity is called piezoelectricity, ठीक है ना। सर एग्जांपल्स दो इसके। बेस्ट एग्जांपल्स बच्चों, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्वार्ट्ज। बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। क्वार्ट्ज इज एन एग्जांपल ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। सेकंड, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। नेक्स्ट, टिटेनेट्स ऑफ बेरियम एंड लेड। अभी ये क्या होता है यार, बेरियम का जो टिटेनेट होगा नथिंग बट TiO3 ना। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था परवोस्काइट स्ट्रक्चर, यस देखो परवोस्काइट स्ट्रक्चर ना, इसका जो फॉर्मूला होगा PbTiO3। So these are the examples of what, piezoelectric crystal. Now what is piezoelectricity बेटा? जब किसी क्रिस्टल के ऊपर हम लोग अगर, जो कि बेसिकली क्या था, इंसुलेटर ही था, जब उसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया गया, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया गया, तो इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी।
and due to the conduction of electricity such kind of crystals will be called as piezoelectric crystal and this electricity conducted will be called as piezoelectricity and these examples मैं अभी सिर्फ और सिर्फ खाली ये एक स्टेटमेंट और इस एग्जांपल की वजह से ये सिखा रहा हूं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये सीधा एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ नई चीज नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसमें दूसरा आता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी, नाम से पता चल रहा है पायरो वर्ड इज रिलेटेड टू हीट, पायरो वर्ड इज रिलेटेड टू हीट ना। अगर मैं बात करूं पायरो इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर किसी क्रिस्टल को हीट करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जिसको हीट करने से दे स्टार्ट कंडक्टिंग सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए एकदम कंडक्टर नहीं बन जाएगा, लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सम पीजो क्रिस्टल्स, some piezo crystals या फिर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स on heating conducts some electricity, they conduct some electricity are called पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ठीक है ना, थोड़ा चीजें बेटा आज के लेक्चर की याद रखने वाली है। पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज कॉल्ड पायरोइलेक्ट्रिसिटी, पायरोइलेक्ट्रिसिटी ना। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा बेटा क्रिस्टल्स ऑफ टार्टरिक एसिड, क्रिस्टल्स ऑफ व्हिच एसिड, टार्टरिक एसिड, क्रिस्टल्स ऑफ इमली में ये एसिड होता है बेटा टार्टरिक एसिड, टैमरिन टार्टरिक एसिड। ठीक है, मेरे को इतना बायो नहीं आता है बेटा, थोड़ा बहुत जो पता है बोल देता हूँ कभी कभी। ठीक है, सो अभी हमने डिस्कस किया बच्चों क्या सबसे पहले पीजो इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड हमने डिस्कस किया पायरो इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोग फेरो इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द थर्ड वन, फेरो इलेक्ट्रिसिटी या फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। नाम से पता चले जैसे फेरो मैग्नेटिज्म, अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। फेरो मैग्नेटिक पता होगा बच्चों, जब बहुत ही ज्यादा जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रादर, मैग्नेटिक फील्ड तभी भी वो लोग बच्चा हमेशा उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर आपने घर पे कभी भी देखा होगा छोटेपन से, जैसे मैग्नेट जो है कॉपर वेसल है स्टील के पास लेके जाए या फिर अगर समझो नॉर्मल किसी अगर समझो मेटल के पास लेके जाए तो आयन को छोड़ के कोबाल्ट निकल, इन तीनों आयन कोबाल्ट एंड निकल, इन तीनों को छोड़ के देखे तो वो किसी से जल्दी चिपकता नहीं है। तो इसके अंदर मतलब वो मेटल्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा नहीं होती, लेकिन आयन के जैसे बाजू में लेके आएंगे उसको स्टिक हो जाता है, बिकॉज आयन कोबाल्ट और निकल ये तीनों फेरोमैग्नेटिक मेटल्स हैं। मतलब इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर वो प्रॉपर्टी होती ही है। सो सेम वे फेरो इलेक्ट्रिसिटी का एकदम सिंपल है, कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं उनके जो डायपोल्स हैं वो हमेशा दे आर परमानेंटली पोलराइज्ड। ऐसे क्रिस्टल्स को हम लोग बोलते हैं फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली अगर हम बात करें इन सम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, इन सम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, बराबर है, the dipoles are permanently polarized, even in the absence of electric field, even in the absence of electric field की जरूरत ही नहीं है ना। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और ये कैसे टॉपिक लास्ट में आते हैं और कभी कभी
इन सबको बच्चे इग्नोर करते हैं, इवन टीचर्स भी इग्नोर करते हैं। तो इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स भी बोलते हैं सर ये तो आउट ऑफ द टॉपिक हुआ, आउट ऑफ द टॉपिक में है सिलेबस में। इसके लिए मैं आपको वापस बोलूंगा, ये जो ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपकी हर एक चीज जो आप लोग ऑफलाइन लेक्चर्स में मिस कर जाते हो, एक एक चीज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए। तो आपको इसका एडवांटेज लेना है और अपना ड्रीम पूरा करना है बच्चों। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की, तो जो फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा बेरियम टिटैनेट, सबसे पहले। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तीसरा एग्जांपल की बात करूं, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, रोचेल सॉल्ट, ठीक है ना। ये तो एक कॉमन नेम है, आईयूपीएसी मतलब इसका केमिकल फार्मूला की जरूरत नहीं है, वो सब हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। सो सच काइंड ऑफ क्रिस्टल्स विल बी कॉल्ड एज ferroelectric crystal and electricity generated in these kind of crystals will be called as ferroelectricity. Now last and final fourth वाला डाइलेक्ट्रिक्स का टॉपिक, ठीक है ना, वो है बेटा एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी। नाम से पता चल रहा है एंटी इसका उल्टा और नाम में आगे क्या है फेरोइलेक्ट्रिसिटी ना। ऐसे टाइप के क्रिस्टल्स में जो डाइपोल्स होते हैं ना वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो लोग बेटा एक ऑल्टरनेटली अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव होंगे। सर नहीं समझा, मैं बताता हूं आपको। एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, जो डाइपोल्स होंगे दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट अगर फर्स्ट जो डाइपोल है, समझो ये डाइपोल है, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, ये क्या है अप प्लस नीचे माइनस, तो इसके जो बाजू वाला होगा वो डाइपोल इस तरीके से होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। फिर तीसरा वाला इस तरीके से होगा कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। फिर चौथा वाला इस तरीके से होगा कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, एंड सो ऑन। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, और जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा जीरो। सो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी और एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। सो इन सम क्रिस्टल्स, ध्यान से सुनो, इन सम क्रिस्टल्स the dipoles are arranged in such a way that they alternatively points up and down. They alternately points up and down and the net dipole moment is zero. Net dipole moment क्या हो जाएगा बच्चों, zero. Such type of crystals, such kind of crystals are called anti-ferroelectric crystals. ऐसे क्रिस्टल्स को क्या बोलेंगे, एंटी फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों लेड जर्कोनेट, PbZrO3। ये एग्जांपल सब लोग याद रखेंगे। सो दिस इज अबाउट व्हाट, एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी। नाउ सिंस इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो अपने को एक छोटा सा टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है बेटा सेमी और सुपर कंडक्टर। नाम से पता चल रहा है बच्चों, सुपर कंडक्टर नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। कंडक्टर्स में क्या होता है बच्चों, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बट देयर इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जो एटम्स होते हैं वो बेटा रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं सुपर कंडक्टर्स की, तो सुपर कंडक्टर्स में जितना भी रेजिस्टेंस होता है बेटा वो जीरो हो जाता है। सो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और ऐसे वालों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। बट ये सुपर कंडक्टिविटी जो है इट इज पॉसिबल ओनली एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। क्यों सर, क्योंकि अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो भले ये चौक आपको दिख रहा है बच्चों, भले इसको आपको लग रहा है अरे तो ऐसे पड़ा है, ऐसे मेरे हाथ में रख दो आपको लगेगा अरे ऐसे ही तो पड़ा है,
लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस में, वो वाइब्रेशन इतने कम है कि हमको दिखते नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो वाइब्रेशंस के लिए चाहिए एनर्जी, जो रूम टेम्परेचर से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मैं अभी इस रूम में एसी चालू है, अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर वाइब्रेशन थोड़े कम हो जाएंगे। अभी इस रूम का टेम्परेचर अगर मैं नेगेटिव की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है ना, -10 -15, तो इसके वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि सराउंडिंग में एनर्जी नहीं है तो वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो आपने भी देखा होगा हम लोग रूम टेम्परेचर तो मूव कर पाते हैं, लेकिन जब बहुत ठंडी होती है तो अपन क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा मूवमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब हम लोग किसी भी मेटल का टेम्परेचर डाउन करते जाते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होते जाता है। और एक ऐसा टेम्परेचर आता है, एक ऐसा टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो जीरो हो जाता है। सर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो फिर उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपने आप होते जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने आप होता है with no resistance, zero resistance, such type of conductors are called as what, superconductors। और superconductors का एक बेस्ट एग्जांपल है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी becomes superconductor at 4.2 केल्विन। अभी 4.2 केल्विन मतलब माइनस अप्रोक्सीमेटली 269 के लगभग हो गया, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो -273 से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो उस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर। इवन जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जनरली दे बिकम सुपर कंडक्टर एट 2 to 5 केल्विन। नाउ अभी आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही क्या है। बच्चों एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना उनके लिए टेम्परेचर बहुत लो चाहिए, और इतना टेम्परेचर लो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इतना लो टेम्परेचर प्रोवाइड कैसे करोगे। सो सुपर कंडक्टर्स नो डाउट दे आर गुड, बट सर्टेन कंडीशंस में जब आपने टेम्परेचर एकदम कम प्रोवाइड किया तभी पॉसिबल है, ठीक है ना, बाकी तो जनरली ये पॉसिबल नहीं है। तो सर ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग सिंस इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो सुपर कंडक्टर्स को भूलना बेटा बहुत ही गलत चीज होगी, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ ज्यादा हमको तो डिस्कस नहीं करना है, एक छोटा सा नोट लिख के देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अ सब्सटेंस दैट लूजेस, डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख देता हूँ, अ सब्सटेंस दैट loses all the resistance, to the flow of electrons, at a characteristic or below a characteristic temperature called superconducting ट्रांजिशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर, बराबर है। जितना भी इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, जीरो। सो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रॉन becomes zero, so electron flow easily without any external potential difference। तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। ना जैसे एग्जांपल की बात करो, नंबर 1 मर्क्यूरी बिकम सुपर कंडक्टर एट व्हाट टेम्परेचर, जो कि जनरली याद ही रखना है सबको, सुपर कंडक्टर एट 4.2 केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, 4.2 केल्विन। डिग्री सेल्सियस पे होता तो बेटा ये इंसान को कभी पूछते नहीं, सबको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलता, सबके घर पे मर्क्यूरी ला दो, सब टेंशन खत्म, तुम भी तुम्हारे घर पे, मैं भी मेरे घर पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, सबको बेचो, हो गया कल्याण, ठीक है। दूसरा, जनरली जो मेटल्स होते हैं उनका जो सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर होता है, सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है वो होता है बेटा किस रेंज का, 2 to 5 केल्विन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली बेटा इस टेम्परेचर को अचीव करना बहुत ही नहीं, पॉसिबल नहीं ऐसा नहीं है, बट इसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट। अभी मैं मेरे घर पे बोलूँ मैं 2 to 5 केल्विन टेम्परेचर यूज करके इसको सेमीकंडक्टर सुपर कंडक्टर बना दूं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अभी लेक्चर नंबर 19 के फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन कर दिया। ये बेसिकली लेक्चर नंबर 18 का ही कंटिन्यूएशन था।
बिकॉज हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट किया था। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू, मेरे साथ रिवाइज करो, 3 पार्ट्स। नंबर 1 मेटल्स, दैट इज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, राइट। उसके बाद में हमने बैंड थ्योरी पढ़ा था, उसमें 2 बैंड्स होते हैं, एक होता है वीबी और एक होता है सीबी। तो गैप के हिसाब से हमने तीनों को डिवाइड किया था अलग अलग से। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। सेमीकंडक्टर्स में 2 टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है ना। वो डायोड्स है, एनपी टाइप जंक्शन, वो सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वो सब केमिस्ट्री में नहीं है। उसके बाद में हम लोग ने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था। मेटालिक वाले जैसे वेनाडियम ऑक्साइड VO था, TiO2 था, TiO था और CrO2 था, राइट ना। इंसुलेटर वाला कौन सा था, MnO था। और सेमीकंडक्टर वाले तो बहुत सारे भर भर के थे, राइट। Mn2O3, Mn3O4, FeO, Fe2O3, CuO, Cu2O था, V2O5 था, CO3O4 था। ये सब बहुत सारे हमने डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ crystals, right, that is solids। अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करें, डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट दे आर इंसुलेटर्स, insulated, but when they are placed in electric field, dipoles are generated or they get polarized and इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती है, जैसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी है, स्ट्रेस अप्लाई करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, या हीट करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी, फिर एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। और सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। देखो मैं आपको सच बोलूं तो इतना तो जितना मैंने दिया उतने की भी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन सबका दिया है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जब वो लोग को पेपर में बेटा 2-3 क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ, जैसे जो नीट वाले स्टूडेंट्स होगा उनको पता होगा, आपके टीचर ने आपको बोला भी होगा कि नीट में हर साल बेटा 3 से 4 क्वेश्चन बायो के बाहर से ही आ जाते हैं, एकदम बाहर से। तो बच्चे फिर वो बोलते हैं यार वो तो फिर डिस्टिंग्विशिंग क्वेश्चन हो जाएंगे, कैसे, जिसको वो आ गया तो वेल एंड गुड, तुक्का मार के, या फिर जिसने पढ़ लिया बेटा डिटेल में तो फिर अच्छा काम हो जाएगा। तो बेटा आपके टीचर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये है, आपको ये डालनी चाहिए, और आपके टीचर को भी ये फील होना चाहिए कि थोड़ा तो बच्चों को एक्स्ट्रा बताया जाए, ठीक है ना। थोड़ा तो मतलब एकदम से ऐसे नहीं कि BSc MSc का लेवल बता दे, बट इतना तो बता दिया जाए कि इनकेस अगर समझो थोड़ा भी आउट ऑफ द टॉपिक का क्वेश्चन भी आ जाए तो भी बच्चा एटलीस्ट उसके ऊपर सोच के कुछ तो अटेम्प्ट करके आंसर निकाल ही पाए, ठीक है ना। अभी ये हो गया बेटा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the next in the last part of the lecture, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, कि अगर वो क्रिस्टल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो बीच में रख दो तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसमें उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर पढ़ लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कैसा होगा, उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग ने पहले भी नाम सुने हुए हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस डायामैग्नेटिक। ना डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, डायामैग्नेटिक की बात करें सो दे आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली बात तो दे आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो क्या होता है बेटा, रिपेल्ड हो गए, और इनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सो दे हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसका नंबर 2 में आ जाएगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक। नाउ दे हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। अगर मैं बात करूं इनके मैग्नेटिक अलाइनमेंट्स की, तो मैग्नेटिक अलाइनमेंट कैसे होगा, इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो दूसरा उसी के साथ पेयर्ड हो गया। फिर समझो अगर एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो उसके साथ चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। इस तरीके से इनका मैग्नेटिक अलाइनमेंट होगा बच्चों, बराबर है। इस तरीके से क्या होगा, इनका मैग्नेटिक अलाइनमेंट होगा। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, you can give example of NaCl, you can give example of benzene etc, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इनके एप्लीकेशंस की, so they are used as insulators, they are nothing but what, insulators, बराबर है ना। अगर मैं बात करूं बच्चों नंबर 2 की, तो वो हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की बात करें सो दे आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे रिपेल्ड था, यहाँ पे क्या होगा, दे विल बी अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड।
सो दे आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, इनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, सो दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए बच्चों, नहीं तो वो लोग पैरामैग्नेटिक कैसे होंगे, ठीक है ना। बट एक बात याद रखना, ये इनको आप परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इनको आप परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, बराबर है, इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट देखूं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पे, दूसरे वाले में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, इस तरीके से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो O2 VO, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल्स आपको भी याद ही रखने हैं, मैं भी देख के लिख रहा हूँ, आपको भी क्या रखने हैं, याद ही रखने हैं। TiO, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं TiO2, और ये बच्चों मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और इसमें बच्चे बहुत ही क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो V2O5, ठीक है। सो इनका जो यूज है, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इन क्रिस्टल्स को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, सो दे आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट में हम लोग एक गॉस मेथड भी पढ़ेंगे ना, व्हाट इज गॉस मेथड, वो एक साइंटिस्ट ने किया था, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग बात करें फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ना, फेरोमैग्नेटिक के पास क्या होगा, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, इनके पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा होगा। सो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, सो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द डैश फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैं बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूँ, छोटे छोटे एकदम पॉइंट्स, ताकि आपको अगर समझो, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स अगर शॉर्ट नोट ऑन डायमैग्नेटिक, शॉर्ट नोट ऑन पैरामैग्नेटिक भी पूछा तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इनको खाली ओन वर्ड्स में लिखना है। Now they are strongly attracted in the magnetic field. They have more number of unpaired electrons. More number of dash unpaired electrons. Now अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बोला था फेरो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बराबर है। तो बच्चों उनमें क्या होता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उनके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही, वो मैग्नेट से डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। आपने अगर समझो, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, आप बोलोगे सर दूसरे मेटल्स भी अट्रैक्ट होते हैं क्या बच्चों, यस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कभी एमआरआई मशीन देखा होगा, एमआरआई, सर एमआरआई मतलब, अरे वो ब्रेन का निकल देना, अभी फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता है इतना, तो बायो मुझे आता, तो मैं बायो ही सिखाता बेटा, ठीक है ना। एमआरआई निकलना जाते हैं ना, तो वहां पे कैसा होता है, पहली बात तो सब वॉल्स के ऊपर, और आपने देखा होगा वहां पे ऐसा लगा होता है पोस्टर की, उसके ऊपर लगा क्या होता है, नो मेटल ऑब्जेक्ट्स अलाउड इनसाइड दिस रूम, ठीक है ना। मेटल ऑब्जेक्ट्स अलाउड क्यों नहीं है, समझो बेटा, मैं भगवान ना करे कुछ हो मुझे, बट मेरे को समझो एमआरआई करने के लिए लेके गए, बराबर, और मैंने ये घड़ी पहना हुआ है, क्या है, ये घड़ी पहना हुआ है, ठीक है। अगर ये घड़ी पहना हुआ है, और अगर समझो मेरे ब्रेन का एमआरआई निकाला जा रहा है, और समझो उसने बेटा, जो असिस्टेंट है वहां पे, लैब असिस्टेंट, उसने बेटा मेरा घड़ी नहीं निकाला, ठीक है ना, मैं तो बेहोश हूँ समझो, तो इन दैट केस क्या होगा, मैं ऐसे सोया हूँ ना, तो बॉडी ऐसा अंदर एमआरआई मशीन के अंदर जाती है, पता है गोला गोला कुछ रहता है ऐसा, हाँ सर बायो, अरे आप लोग वही बनने वाले मुझे पता है। तो इन दैट केस क्या होगा, जैसे जैसे मैं सोया ना बेटा, तो यहाँ पे ना एमआरआई मशीन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो जैसे मैं ऐसे सोया हूँ, मेरा हाथ अपने आप हाथ ऐसे हो जाएगा, अपने आप हाथ ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ये है ना बेटा मेटल, ठीक है ना, इसके अंदर भले मेटल के अलॉय भी रहेगा तो कुछ भी है ना मेटल, तो उसको इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो उसमें मेटल हो, ठीक है ना। इस वजह से उस रूम के अंदर कभी भी हम लोग रिंग, ठीक है ना, इवन बहुत सारे लोगों के हार्ट में पेस मेकर होता है, पेस मेकर मतलब हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए ऑपरेशन के दौरान डाला भी जाता है, ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाता है, क्या बच्चों, एमआरआई नहीं निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जिस भी पर्सन का एमआरआई निकाला जाता है, तो उसके पहले उसको क्या करते हैं बेटा, उसको पहले बोल देते हैं भाई कोई मेटल ऑब्जेक्ट है तो आप बाहर निकाल दो, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का सोने का दांत होता है ना, सोने का दांत, चांदी का दांत होता है, तो वो लोगों के लिए फिर बहुत तकलीफ हो जाती है, ठीक है ना। उसमें फिर कैसा, एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, 2010 का शायद से एक सीन था, जिसमें
अमेरिका की बात है, जिसमें एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उस रूम में पड़ा था, पता नहीं किसने रखा था, बट ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पड़ा था। एक छोटे से बच्चे, 10 साल के बच्चे का एमआरआई करवा रहे थे, और जैसे ही मशीन शुरू किया, वो जस्ट मशीन के पीछे ही पड़ा था सिलेंडर, और जैसे ही मशीन शुरू किया ऑन द स्पॉट वो पूरा सिलेंडर उसकी तरफ इतना स्पीड से अट्रैक्ट हुआ कि वो बच्चे के सीधा सर पे जाके लगा, और इस वजह से बेटा ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट, भले वो आयरन कोबाल्ट निकल नहीं भी हो, उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर सकता है, और उसने तो अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, they are strongly attracted in the magnetic field, they have more number of unpaired electrons, they can be or they are permanently magnetized। ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पहले बोला था, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, यूरोपियम ऑक्साइड है, CrO2 है। ठीक है ना। ये तो ऑडियो एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर्स में यूज भी होता है। इसमें क्या सा होगा बच्चों, बहुत ज्यादा क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो CrO2 का तो बेटा यूज याद ही रखना, इज यूज्ड इन ऑडियो वीडियो टेप्स, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स में बेटा। ठीक है। सो ये हो गया बेटा कौन सा, जनरली अगर आप बात करें तो हमने ये तीन तो पढ़ा है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अभी नेक्स्ट आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ वन, एंटी फेरोमैग्नेटिक। नाम से पता चलता है इसका ऑपोजिट, बराबर ना। तो अगर आप स्टेटमेंट की बात करें, सो अगर मैं बात करूं एंटी फेरोमैग्नेटिक, कैसे, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा होती है। एक्सपेक्टेड या तो वो फिर पैरा होगा या फिर फेरोमैग्नेटिक होगा, बट जब हम लोग उसको रियल में चेक करते हैं तो बेटा इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक अलाइनमेंट ही इस तरीके से होता है कि वो एक दूसरे के डायपोल को क्या कर सकता है, क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। रीड आउट द स्टेटमेंट, expected to show para or ferromagnetism but actually have zero net magnetic moment due to the reason that unpaired electron align themselves in such a way that the resultant magnetic moment is zero. So they are basically what, expected to show or expected to have at least para, ठीक है ना, para or ferromagnetism, but actually shows zero dipole moment or zero magnetic moment because the unpaired electrons adjust themselves in such a way that the net dipole moment or the resultant magnetic moment is zero। मतलब वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, कैंसिल कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से, ये अलग है बच्चों, ये पेयर्ड वाइज है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेकंड ऑर्बिटल में, फिर नेक्स्ट ऐसा, फिर वापस से ऐसा। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसे वाले सॉलिड को अपन क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है, MnO, MnO2, MnO2, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग ये एग्जांपल्स को एज इट इज याद ही रखना है। ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इनको कैसे, तो ये बेटा मैं भी खुद भी लेक्चर के पहले, ठीक है, लेक्चर में भी देख के लिख रहा हूँ, आपको तो इसको लिख के, लर्न करके, बार बार रिवाइज करके क्या करना है बेटा, याद रखना है। क्योंकि उनको तो क्या करना है बेटा, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल उठा के देना है, और आप लोगों के लिए फिर बेटा क्या हो जाएगा, जग सुना सुना लागे जैसा सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए बेटा आपको पहले बोलूंगा, इनको एज इट इज क्या रखना है याद, इसका एप्लीकेशन की एज सच हमको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। लास्ट वाले की बात करें अगर हम लोग, फिफ्थ वाला,
एंटी फेरी मैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक ले लेते हैं, फेरी मैग्नेटिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरी मैग्नेटिक? वापस से दे आर एक्सपेक्टेड टू शो हाई मैग्नेटिज्म, हाई मैग्नेटिज्म एक्सपेक्टेड होता है, बट इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है वो बहुत ही कम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वापस से क्या होता है बच्चों, ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये देखो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर कैसा होता है पता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उल्टा हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे होना तो चाहिए था बेटा 4 जन की वजह से, ठीक है ना, ये देखो ना 1 2 3 4, बट ये क्या बोलता है, ये उल्टा हो गया तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों की वजह से होगा, 2 जन की वजह से। तो ये जो अलाइनमेंट्स होता है, मैग्नेटिक अलाइनमेंट्स, उसी के ऊपर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो ये 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं हमारे सिलेबस में सॉलिड स्टेट में, वरना तो हम लोग इन सिर्फ 3 के साथ ही डील करते हैं, बहुत ही रेयर केसेस है, बट फिर भी हमको याद रखना है, ठीक है। सो दे आर एक्सपेक्टेड टू, अगेन यहाँ पे भी स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा रहेगा, दे आर एक्सपेक्टेड टू शो हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटिज्म, हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटिज्म, but due to improper alignments, improper magnetic alignment, या alignment लिख दो, the net dipole moment or net magnetic moment rather is low, ठीक है ना। और ऐसे क्रिस्टल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलेंगे, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल्स वापस से इंपॉर्टेंट है, Fe3O4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Fe3O4 याद है, इसका इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर था, इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर, एंड दूसरा आता है बेटा फेराइट्स, ठीक है ना। अब ये फेराइट्स क्या होता है, फेराइट्स हैव दिस फार्मूला AFe2O4, AFe2O4, जहां पे बेटा A जो है वो क्या क्या हो सकता है, A कैन बी कॉपर, मैग्नीशियम हो सकता है, या फिर जिंक हो सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर जिंक ना। इसमें भी एप्लीकेशंस की एज सच हमको कोई नीड नहीं है और ना दिया भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार मैं वापस रिवाइज कर दूं। नो डाउट स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स मैं भी खुद देख के लिख रहा हूं, आपको याद रखना है, एग्जाम में कोई चीट लेके नहीं जाना है, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है, याद रखोगे। और अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में तो इतना डिटेल में दिया भी नहीं है, फिर भी मैंने 2-2 3-3 एग्जांपल सबके एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक से निकाले हैं, सो दैट कभी भी कुछ भी क्वेश्चन वो लोग पूछे तो हम लोग हमेशा प्लस में रहे, माइनस में नहीं रहे, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करें अगर हम लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है ना। बेसिकली तो 3 ही इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों के ऊपर बहुत बार सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज उसके अरेंजमेंट ही थोड़े से डिफरेंट है। तो देखो डायमैग्नेटिक, दे आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव ओनली व्हाट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं, सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड, देखो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ठीक है ना। इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स को याद ही रखना है। पैरामैग्नेटिक की बात करें, सो दे आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। मैंने बोला ना पहले, इसमें और इसमें मेन डिफरेंस क्या है, इसको आप परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, और ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है, फेकोनी याद रखना, फेकोनी, फेकोनी मतलब आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, कोई कोई बच्चा होता है ना बेटा, सर पेपर में, सर एक स्टूडेंट को समझाया, सर पूछा कैसा है पेपर, जो है ना लेक्चर में बहुत डाउट पूछता है, डाउट के ऊपर डाउट पूछता है, सर ये आ रही वो, ऐसा मतलब प्रिटेंड करना ही करता है कि उसको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। सब बच्चे बोलते हैं कितना बकबक करता है ये, ठीक है। तो टीचर ने भी बेटा 2-3 लेक्चर में देखा, अरे ये तो बहुत डाउट पूछता है, बहुत स्कॉलर है, ठीक है ना। 4 दिन के बाद जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट में बाहर आया, वो लोग, टीचर ने पूछा कैसा गया बेटा, सर एकदम जबरदस्त, पूरा आउट ऑफ आएगा। जब टीचर ने पेपर चेक करना चालू किया तो सब में गड़बड़, ठीक है, और मार्क्स मिला उसको कितना बेटा, 0, बराबर ना। तो एक्सपेक्टेड क्या था, फेरो, बहुत हाई हाई नंबर, ठीक है ना, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, बट आया क्या, एंटी फेरो। सच काइंड ऑफ क्रिस्टल्स विल बी कॉल्ड एज एंटी फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स। तो इनका जो नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। ये सब एग्जांपल्स याद रखना है। फेरी मैग्नेटिक में कैसा होता है, वो बच्चा बोलता बहुत बोलता है, ठीक है ना, उसको टीचर को लगता है इसको तो 100 में से 90 तो आ ही जाएगा, ठीक है ना।
तो अगर 100 में से 0 आया तो उसको तो एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको 100 में से समझो उसको 30-40 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, यार एक्सपेक्टेड तो बहुत ज्यादा था पर आया कम, तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे, फेरी मैग्नेटिक बोलेंगे। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सबसे वापस से चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बोल रहा हूँ, इनके डेफिनेशंस और 4 ऑप्शन दे देंगे। देखो ये स्टेटमेंट देंगे और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो और एंटी फेरो, तो आपको वही टिक करना है कि इट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी फेरो। दूसरा ये एग्जांपल्स, अभी इसमें तो बेटा भरमार है, ठीक है ना, अभी इसमें तो जितने एग्जांपल्स उतने एमसीक्यू क्वेश्चन बन गए। which of the following is paramagnetic in nature, which of the following, I'll repeat, which of the following is paramagnetic in nature, example O2, ये 3 दे दिया, इसमें से कोई भी 3 हो गया, एग्जांपल इज O2। तो एक भी एग्जांपल आप अगर आप मिस कर लोगे, समझो बेटा आप लोग ने Cr2O3 नहीं पढ़ा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपने Cr2O3 नहीं पढ़ा, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो समझो ये दिया है, ये दिया है, ठीक है ना, या फिर समझो ये दिया है और इसमें से कुछ भी ऐसा दे दिया है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, सर हम लोग को दूसरे याद है तो ये हो जाएगा ना, जरूरी है कि अभी दूसरे भी सब याद है, कभी कभी उसमें भी गड़बड़ कर सकते हो, तो इस वजह से इट इज एडवाइजेबल कि आप पूरा का पूरा एक एक एग्जाम्पल दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी प्लस राम सर का केमिस्ट्री ऐड हो गया है, इसमें इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ जाएगा नहीं। सो डू रिमेंबर, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इट विल बी रिपेल्ड कि अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड बोल सकते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड डायमैग्नेटिक सॉरी फेरोमैग्नेटिक होगा, और रिपेल्ड कौन होगा, अपना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। अभी अगर मैं किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट कर दूं तो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करूंगा तो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी बहुत बार एग्जांपल पूछे जाते हैं, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, आप इसका फोटो ले लो। Okay students, so let's move to the effect of temperature, very important, effect of temperature on magnetic property। अगर मैं बात करूं किसी भी, या फिर ऐसे लिखते हैं ऑल, या तो वो फेरोमैग्नेटिक हो, कौन कौन सा हो सकता है दिमाग में लगाना, या तो वो फेरोमैग्नेटिक हो, इवन एंटी फेरोमैग्नेटिक हो, या फिर वो फेरी मैग्नेटिक हो। ऐसे सॉलिड्स को अगर मैं हीट करूं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में देता हूं, अगर मैं इनको हीट करता हूं, सब के सब पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो फ्रॉम एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक, खत्म। सर रीजन क्या है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप हीट करोगे तो इनके जो स्पिन होंगे वो कैसे होंगे बेटा, उनके अंदर अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन, तो ये एमसीक्यू में आपको इस तरीके से दिया जाएगा, रीजन क्या है, ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, हर एक जो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड होता है, ईच फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, अगर आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर ना। जिस टेम्परेचर पे वो फेरो से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर से ऊपर वो फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट। सो ईच फेरोमैग्नेटिक सॉलिड on heating above a particular temperature, becomes paramagnetic, becomes dash what, paramagnetic, वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, हाँ या ना। एंड दिस टेम्परेचर is called Curie temperature or Curie point,
इसी को बेटा क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट बेटा मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स दे रहा हूं जो फेरो से या फिर एंटी फेरो से या फिर फेरी से किस में कन्वर्ट हो गए, पैरामैग्नेटिक अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसका एग्जांपल नंबर 1 है Fe3O4। अगर आप उस टेबल में देखोगे तो ये क्या था, फेरी था। अगर मैं इसको 850 केल्विन के ऊपर हीट करूं, 850 में, तो भी ये Fe3O4 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट वो फेरी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल एक और देता हूं, V2O3। ना V2O3 जो था वो क्या था, एंटी फेरो था, एंटी फेरो था, बराबर है। इसको अगर मैं 750 केल्विन पे हीट करूं तो ये भी बेटा कन्वर्ट हो जाएगा पैरा में, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में। ठीक है, तो ये है बेटा आपका इफेक्ट ऑफ क्या, टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे गॉस करके एक साइंटिस्ट थे, GUOY, उन्होंने बेटा इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया था। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, सब्सटेंस जो मैग्नेटिक होते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वे किया था। उसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो कि मैं नेक्स्ट बोर्ड पे डायग्राम से समझाता हूँ, इधर जगह ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 2 से 5 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है, फिर अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स भी खत्म हो जाएगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन एज इट इज स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। छोटा सा टॉपिक है, नए टेक्स्ट बुक में शायद से इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे बनाए गए हैं और देखे भी गए। ठीक है, तो गॉस मेथड जो है बेसिकली बेटा, एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया था, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। पहली बात तो ये इसका यूज है, यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, बराबर है। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेइंग बैलेंस जैसा होता है सिस्टम, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस को इन एंड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में वे करते हैं। सर ये क्या था, कौन सी भाषा को उपयोग किया आपने, ये देखो बेटा। अभी जैसे मेरे पास में ये एक क्या है बच्चों, मैग्नेट है, ठीक है ना, 2 टुकड़े ले लेते, चलो कुछ नहीं, 2 टुकड़े ले लिया, एक ये और एक ये, ठीक है ना, इस तरीके से। ये है बेटा समझो नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। एक बार हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वे करेंगे और एक बार इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वे करेंगे। सर ये क्या है, मतलब समझा नहीं, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा अपना क्या है, सब्सटेंस है, जिसको मुझे पता करना है कि भाई वो डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है। तो सपोज ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना सब्सटेंस भरा हुआ है। सब्सटेंस क्या है बच्चों, भरा हुआ है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना सब्सटेंस भरा हुआ है। अभी मुझे पता करना है कि ये सब्सटेंस जो है वो क्या है, डाया, पैरा या फेरो, जो भी है। जनरली इससे खाली हम लोग 3 का ही पता लगा सकते हैं, पैरा, डाया और फेरो। ठीक है, ये साइड में हम लोग क्या रखेंगे बेटा, वेट्स, इस तरीके से इस साइड में वेट्स रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी बोर्ड पे ध्यान देना सब लोग। यहां पे समझो मैंने वेट्स रखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप बताओ हम क्या करेंगे, सबसे पहले द सब्सटेंस इज वेड, द सब्सटेंस is weighed in and out of magnetic field। अभी ये क्या इंग्लिश लिखा है, इन एंड आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक बार इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड वे करेंगे और एक बार इन द एब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड वे करेंगे। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं
सब्सटेंस अगर समझो पैरामैग्नेटिक है, क्या है बच्चों, पैरामैग्नेटिक, बराबर है। सो इट विल बी रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, प्रीवियस बोर्ड पे समझाया था मैंने, इट इज रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, सो इट विल वे लेस इन द गॉस मेथड, देयरफॉर इट वेज लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या, अगर ये टेस्ट ट्यूब के साथ इस सब्सटेंस का वेट समझो 10 ग्राम था, कितना था बच्चों, 10 ग्राम, तो जब हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वे करते हैं तो 10 ग्राम है। बट अगर मैं प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड में वे करता हूं और वो सब्सटेंस समझो पैरामैग्नेटिक है, तो रिपेल होगा, रिपेल होगा तो बेटा इसका वेट जितना आना चाहिए उससे कम आएगा, तो समझो 8 ग्राम, 8.5 ग्राम, 9 ग्राम, बट 10 ग्राम से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसका मतलब जितना वेट आना चाहिए अगर उससे कम आ रहा है तो 101% इट इज डैश, माय मिस्टेक, मैंने पैरामैग्नेटिक लिख लिया, इट इज डायामैग्नेटिक। 101% इट इज गोइंग टू बी व्हाट इन नेचर बच्चों, इट शुड बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपका सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, तो जो पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या होगा बेटा, इट विल बी अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अभी वो अगर अट्रैक्ट हो रहा है, ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं है क्या है, एकदम सिंपल है। ये देखो, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर दूंगा, ये देखो रफ पार्ट है। सबसे पहले मैंने इस टेस्ट ट्यूब को वे किया, ठीक है ना, ये कितना ग्राम आ रहा है, 10 ग्राम आ रहा है, एकदम सिंपल ना बच्चों। अभी मैं डायामैग्नेटिक की बात कर रहा हूं। अभी मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया और मैंने देखा कि वो तो यार उसमें रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है मतलब ये ऊपर जाएगा, नहीं समझा, रिपेल हो रहा है मतलब ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा, बराबर है। बट हमको क्या करना है बच्चों, इस वाले पार्ट को हमेशा लेवल में रखना है, ऐसे इस वाले पार्ट को हमेशा लेवल में रखना है, बराबर ना। जब आप भाजी खरीदने जाते हो बेटा, समझो कोई तराजू लेके बैठा है, तो 1 किलो समझो वजन रखा है, 1 किलो टमाटर इधर है, बराबर है। आप जैसे उसने उठाया, ये 1 किलो वाला वजन वाला इधर है, इधर टमाटर इधर है, समझो 4 टमाटर रखे और ये वाला पार्ट ऊपर है और ये वाला पार्ट नीचे, वजन वाला पार्ट नीचे, टमाटर वाला नहीं, और वो थैली में आपको 4 टमाटर डाल के दे रहा है और बोला हो गया 1 किलो टमाटर, तो क्या आप लेके आओगे, सर इतने बेवकूफ तो नहीं है हम लोग। तो वैसे ही सेम, ये देखो ऐसा है, चलेगा क्या, नहीं ना। तब आप टमाटर कब लोगे उससे, जब दोनों बैलेंस होगा, या फिर टमाटर वाला साइड नीचे हो। अपन इंडियन है बेटा, थोड़ा तो एक्सपेक्ट करते हैं अपन, तो जब तक वो टमाटर वाला साइड नीचे नहीं होगा या फिर उससे एटलीस्ट बैलेंस नहीं हो, कट टू कट ना हो, तब तक अपन नहीं लेंगे। तो वैसे सेम, अगर मुझे इस लाइन को इस लाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर कुछ मत करो, चलो इधर का बताओ, तो इधर से वजन निकालना पड़ेगा ना। जब तक वजन नहीं निकालूंगा ये ऊपर कैसे जाएगा, तो इसका मतलब पहले 10 ग्राम था, अभी कितना है, 10 से कम। तो 10 से कम है मतलब वो रिपेल हो रहा है, तभी तो 10 से कम है ना। तो अगर कोई सब्सटेंस रिपेल हो रहा है तो उसका वेट लेस हो जाएगा किस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे मैं इधर से कम करूंगा वो नीचे चला जाएगा, तो वेट क्या आना है, एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है। अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा, सर अट्रैक्ट हो रहा है तो डायग्राम फिर आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा पिक्चर, आप समझ रहे ना। तो डायग्राम इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से अगर वो हो रहा है तो फिर इसको इस तरीके से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर और वजन डालना पड़ेगा। सो इसका वेट क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा, सो इट वेज मोर इन द मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है, हाँ या ना। एंड अगर वो फेरोमैग्नेटिक है तो उसका वेट और भी ज्यादा आएगा। द एक्सटेंट ऑफ पुल is still more in case of ferromagnetic substance, ferromagnetic, is it clear। तो बच्चों ये कंसेप्ट पूरा का पूरा कवर हो गया अपना, कौन सा वाला, मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 में हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है वो हमने पढ़ा, उसमें कौन कौन से होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी था, फेरो इलेक्ट्रिसिटी था,
पायरोइलेक्ट्रिसिटी था और एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी था। फिर हम लोग ने डिस्कस किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, बोलो कौन सा, डायामैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। ये तीन तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट उसके अलावा नेक्स्ट पढ़ा था हमने एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिक। वो तो बेटा नेट डाइपोल मोमेंट और नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। और लास्ट की अगर बात करें तो फेरीमैग्नेटिक, जितना होना चाहिए उससे क्या होगा, कम। उसमें जीरो नहीं होगा, एक बात याद रखना, इसमें जीरो नहीं होगा, बट कुछ तो होगा, भले कुछ थोड़ा भी हो लेकिन होगा जरूर, ठीक है ना, बट कम है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। किसी भी एंटी फेरो हो, फेरोमैग्नेटिक हो या फिर फेरीमैग्नेटिक हो, उसको हीट करने से वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में। अगर किसी फेरोमैग्नेटिक को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हीट करने पे वो पैरा में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्यूरी पॉइंट या फिर क्यूरी टेम्परेचर। उसके बाद में गॉस मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप किसी भी सब्सटेंस को पता कर सकते हो कि वो कौन से टाइप का है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक है, एकदम सिंपल। अभी इसमें डिस्टिंग्विश में फेरो और पैरा में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो कैसे एक्सपेरिमेंटल डेटा से कंपेयर करके पता चल सकता है। अपने को तो ये सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसको तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग ने बहुत बार लैब में यूज भी किया है, ठीक है ना। तो वहां पे एक रेंज दिया होता है कि इतना वेट में अट्रैक्शन होगा तो वो डायामैग्नेटिक, वो सब हम लोग को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस मेथड में ये दो पॉइंट्स याद रखना, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सपोज मैंने आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया, ठीक है ना, और बोला कि बताओ इसमें से डाया, पैरा और फेरो कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिपेल होगा, जिसका वेट जितना आना चाहिए, पहले हम क्या करेंगे, तीनों का वेट लिख देंगे, तीनों का वेट लिख देंगे, कहाँ पे, वेइंग बैलेंस पे रख के वेट लिख देंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए का बेटा जितना वेट 10 ग्राम था, और समझो इसमें जब रख के मेजर किया तो सिर्फ 8 ग्राम आ रहा है, इसका मतलब पक्का वो डायामैग्नेटिक है। फिर टेस्ट ट्यूब बी और सी जो बचा, उसमें से बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक फेरो और एक पैरा है, फेरो भी है और एक पैरा भी है। तो फिर देखा टेस्ट ट्यूब बी का वेट जो था वो 10 ग्राम था, आ रहा है बेटा 15 ग्राम, ठीक है ना। तो अभी मुझे क्या मालूम कि ये पैरा है या फेरो है, बट टेस्ट ट्यूब सी का दिया तो 10 ग्राम है और आ रहा है 11 ग्राम, तो मतलब इसका मतलब ज्यादा आ रहा है। तो एक का आ रहा है 11, 10 से 11, और एक का आ रहा है 10 से 15, तो जिसका 15 आ रहा है वो पक्का फेरो है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक फेरो है ना। और अगर 10 से 11 आ रहा है तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना पूरा का पूरा कंप्लीशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है, इवन सिमेट्री के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमेट्री के ऊपर हम लोग ने, मैंने आपको पहले भी बोला था, लेक्चर नंबर 1 अगर आपको याद है तो मैंने बोला था ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पजेस सिमेट्री। तो सिमेट्री का समय आखिरकार आ ही गया। तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं सिमेट्री प्लस ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, और ब्रैग्स इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 20, with symmetry of the crystals and Bragg equations in detail with numericals. Till then, thank you students, take care.